हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड्स अबाउट द मीन पोजीशन O is observed to have a speed of b√3 meter per second when at a distance b from O. If the particle is moving away from point O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि बेसिकली इसमें गिवन क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि एक पार्टिकल है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और जब वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना गिवन है, 2 पाई सेकेंड्स, राइट। सो और हमें यहाँ पर जो कंडीशन बोला है उस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें चीज़ें एकदम क्लियर हो सके। तो नॉर्मली हमें ये पेंडुलम का केस पता है कि पेंडुलम में क्या होता है कि एक पोजीशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मीन पोजीशन। और जब ये मीन पोजीशन से पार्टिकल डिस्प्लेस करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। तो ये आपका क्या है, मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, लेकिन एक टूवर्ड्स एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए हम उसे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं और इसे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पर मीन पोजीशन पर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि 0 होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट +a होता है। a का मतलब यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड, और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, -a, राइट। सो कुछ ऐसे ही कंडीशन दिया है कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सपोज करो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट। यहाँ पर सपोज करो मीन पोजीशन है, इसे मैं पॉइंट O मान लेता हूँ। अब जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें ये बोला है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से b डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा, यानी b डिस्टेंस आगे जाएगा, तो उस पॉइंट पर, तो मैं इसको b डिस्टेंस आगे ले जाता हूँ कि सपोज करो ये जो b डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। तो b डिस्टेंस आगे जाने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हमें गिवन है, v = b√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें गिवन क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें ये बोला है कि अगर पार्टिकल फर्दर डिस्टेंस b और आगे जाता है, यानी यहाँ से मीन पोजीशन से पहले वो कितना गया, b डिस्टेंस गया, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, b√3 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि अगर पार्टिकल b डिस्टेंस और आगे जाता है, तो सपोज करो ये b डिस्टेंस और आगे चला गया, तो फिर बताओ कि ये b डिस्टेंस और आगे जाने में इसे कितना टाइम लगा होगा। तो बेसिकली वही टाइम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी, इसे हम m मान लेते हैं और इसे मैं पॉइंट मान लेता हूँ n। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्या बोला है, वापस से देखो कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन से b डिस्टेंस आगे गया है तो उसकी वेलोसिटी है b√3 मीटर पर सेकेंड, और हमें गिवन क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि अगर पार्टिकल फर्दर डिस्टेंस b और आगे जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन उसमें बोला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई सेकेंड। ये 2 पाई सेकेंड का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, मीन से एक्सट्रीम में जाएगा, एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 ऑसिलेशन। और 1 ऑसिलेशन का टाइम हमें कितना गिवन है, 2 पाई सेकेंड। अब देखने वाली बात यह कि जो पार्टिकल है यहाँ पर ये 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन ही कंप्लीट कर रहा है, सिर्फ ये मीन से एक्सट्रीम में जा रहा है। तो टोटल ऑसिलेशन में 4 पार्ट होते हैं, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन 2, और मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन 2, टोटल कितने हो गए, 4 पार्ट। लेकिन यहाँ पर ये कितने पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ओनली 1, मीन से एक्सट्रीम। तो जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम आगे देखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है कि वेलोसिटी एट पॉइंट
m यहाँ पर कितनी है b√3, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, कि O पॉइंट से N पॉइंट के बीच का एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x², ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, सो देयरफॉर ओमेगा इज़ नथिंग बट 2π/t, और हमें पता है कि 2π/t की वैल्यू कितनी है 2π, तो यहाँ से पाई 2π कैंसल, तो बचेगा क्या 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें क्या मिल गया, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, उसके बाद हमें जो x है, x क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है b, यानी x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है b। तो हम ऐसा मान सकते हैं एंड x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और v तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया है। तो इस कंडीशन को इसमें हम पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सो देयरफॉर इसे फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह पर क्या आ जाएगा, v की जगह पर आ जाएगा b√3, ठीक है, इज इक्वल टू b√3 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 रूट ऑफ a²। तो a² को ऐसे ही रखेंगे, a² माइनस x²। तो अब x की वैल्यू b है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b², ठीक है। अब देखो हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा ये, सो देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो क्या होगा b²3 इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b²। अब क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3b²। अच्छा, इस b को मैं इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा प्लस b² इज इक्वल टू a²। सो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो a² होगा वो कितना होगा 4b², राइट। सो देयरफॉर अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2b। तो ये हमें क्या मिल गया एम्पलीट्यूड, कि O पॉइंट से N पॉइंट पे जाने में कितना एम्पलीट्यूड होगा 2b होगा, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये निकाल लेते हैं कि देखो हमें पता है कि O पॉइंट से N पॉइंट पे जाने में उसे जो टाइम लगेगा वो 1/4 ऑफ द टोटल टाइम होगा। और अगर हम ऐसा निकाल लें कि O पॉइंट से M पॉइंट जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें O से N पता है और O से M निकाल लेंगे। तो ये जो रिमेनिंग टाइम बचेगा, ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बिटवीन द M एंड N, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें पता है क्या है, टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम O to M, टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस फ्रॉम O to M हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन। हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, x की वैल्यू हमें पता है b है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2b, राइट। अभी हमने निकाला है 2b, और ये कितना हो जाएगा फिर साइन, तो साइन रखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू 1 होती है तो उससे रख के मतलब नहीं है, सीधा हम t रख देते हैं, राइट। सो देयरफॉर यहाँ से देखो b से b कैंसल हो गया। सो देयरफॉर इसे क्या लिखा जा सकता है, सो देखो इसी चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन t। सो देयरफॉर t क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 2 साइन t, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, है ना, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, साइन को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो ये साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है साइन 1/2 को क्या बोलते हैं π/6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ π/6।
तो ये हमें टाइम मिल गया जब पार्टिकल b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फ्रॉम o पॉइंट टू m पॉइंट। आई बात समझ में? अब हमारा काम एकदम आसान हो गया। हमें टोटल टाइम O से N तक का पता है, हमने टोटल टाइम O से M तक का निकाल लिया है, तो अब इस वाले टाइम को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, O to N इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा, इट विल बी T/4, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से ये पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 पाई सेकेंड लग रहा है, यानी T सेकेंड लग रहा है, तो ये जस्ट 1 पार्ट ऑफ ऑसिलेशन है, यानी कि 1/4 है, तो टाइम भी कितना होगा, T/4। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b इज इक्वल टू, यानी ये फर्दर डिस्टेंस b ट्रैवल करने को कितना टाइम लगेगा, देखो इट इज T/4 माइनस π/6। हम टोटल टाइम को इससे माइनस कर देंगे तो ये वाला टाइम हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, T/4 को हम क्या लिख सकते हैं, T का वैल्यू है 2π/4 माइनस π/6, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस π/6, सो इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6π और ये कितना हो जाएगा -2π/12, तो 6π माइनस 2π यानी का 4π मतलब 12 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर लें तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमें 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा π/3, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इसे समझना है खाली, बाकी इसका कैलकुलेशन कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप कैसे समझ सकते हो एक बार वापस से देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। और उसने हमें गिवन कंडीशन में क्या बोला है कि जो टाइम पीरियड है ऑफ ऑसिलेशन वो कितना है 2 पाई सेकेंड, और हमें बोला है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से b डिस्टेंस आगे जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा b√3 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कि अगर पार्टिकल फर्दर डिस्टेंस b और आगे जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये हमें निकालना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हमने इसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, कि टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करके एम्पलीट्यूड निकाल लिया, जो कि हमें कितना मिला 2b। अब हमें पता है कि अगर मुझे ये वाला टाइम निकालना है तो मुझे टोटल टाइम ये पता है कि टोटल टाइम O to N जाने में कितना टाइम लग रहा है T/4। तो अगर मैं टाइम बिटवीन OM निकाल लूँ तो उसको इससे माइनस कर दूंगा तो ये वाला टाइम मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम O to M के लिए हमने एक इक्वेशन यूज़ किया, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेस हो रहा है और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही होता है x = a sin ωt। तो हमने इसकी वैल्यू को पुटअप किया और यहाँ पर हमें टाइम कितना मिल गया π/6, यानी यहाँ से यहाँ जाने में π/6 टाइम लगेगा और हमें टोटल टाइम यहाँ तक का पता है। सो देयरफॉर ये जो टाइम बचेगा उसे हम क्या करेंगे, टोटल टाइम माइनस दिस टाइम। तो हमने रखा टोटल टाइम माइनस दिस टाइम। अब t का मतलब यहाँ पर क्या 2π, तो इसे सॉल्व कर लेना है। तो फाइनल आंसर आपको कितना मिल जाएगा π/3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है। The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t, and when a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसमें हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में कि सपोज करो कुछ ऐसा केस है कि मान लो कि ये हमारे पास कोई एक रिजिड सपोर्ट है और इसमें हमने क्या लगाई है, एक स्प्रिंग को लगाई है और इससे हमने एक मास को अटैच किया है जिसका मास क्या है m1, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जब उसका मास m1 है तो उसका टाइम कितना है t है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं डबल कर दूं मास, यानी कि कुछ ऐसा कर दूं, यानी कि यहाँ पर पहले से एक मास था m1 और इसमें मैं एक और मास को अटैच कर दूं m2, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 2t, राइट। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है।
तो इनिशियली हमें क्या दिया है कि जब उसका मास m1 है तो टाइम कितना है, टाइम t1 इज t, और जब उसका मास m1 प्लस m2 है तो उसका टाइम t2 कितना है, इट इज़ इक्वल टू 2t, राइट। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m1 अपॉन m2 निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, ठीक है। अब यहाँ पर m का मतलब क्या है, मास, k का मतलब यहाँ पर क्या है, k इज़ द फोर्स कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो k और 2 पाई कांस्टेंट है, तो सबसे पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, एक होगा t1 m1 और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, t2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m2 k। अब यहाँ पर ये चीज़ को कांस्टेंट है उसे हम कट कर लेते हैं तो ये कट हो जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ m2 अपॉन m1। अब जो m2 है बेसिकली वो किसके बराबर है, m1 प्लस m2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m2 का मतलब ये जो फाइनल मास है वो कितना है, m1 प्लस m2 अपॉन इनिशियल मास कितना है, m1। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है आगे। तो अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर t2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2t अपॉन t, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m। अब हम इसे क्या करेंगे, देखो t से t क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ये रूट को हटा लेते हैं। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1। ये सारे क्या हैं, m1 है, ठीक है। अब इसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m2। सो 4m1 माइनस m1 करूँगा तो कितना मिलेगा, 3m1 इज इक्वल टू m2। हमें किसका रेशियो निकालना है, वी हैव टू फाइंड m1 बाई m2। तो m2 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 बाई, और 3 को नीचे ले जाएंगे तो ये हमें मिल गया आंसर, ठीक है। तो m1 बाई m2 का आंसर कितना मिला, 1/3। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, राइट। और यहाँ पर बोला है कि वेयर a, b एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, प्रूव दैट पार्टिकल परफॉर्म अ लीनियर SHM विथ एम्पलीट्यूड हैविंग a इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया है वो 2 SHM के इक्वेशन दिए हैं। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। पहले हमें दिया है कि x इज इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर a साइन ओमेगा t है और b कॉस ओमेगा t, यानी ये पहला SHM है और ये दूसरा SHM है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखो तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ a साइन ओमेगा t, ठीक है, और क्या है यहाँ पर प्लस b कॉस ओमेगा t। अब देखो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का वो कितना होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो उस इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको उसी फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन और ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस 0, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b साइन ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 0 रखा तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा प्लस 90 को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, राइट। ऐसा हमने इसके लिए किया ताकि हम इसे क्या कर सकें, हमारे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकें। अब हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हमें इससे कंपेयर करना है तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, फिर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 a2 की वैल्यू चाहिए और फाई 1 फाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो चलो हम इसको कंपेयर करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a, और a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू मिलेगी b। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, फाई 1। तो यहाँ पर देखो फाई 1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0, और फाई 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, a1 a2 की वैल्यू, फाई 1 फाई 2 की वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन को फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ क्या होता है, ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, स्मॉल a, तो ये हो जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा यहाँ पर कॉस। अच्छा, फाई 1 की वैल्यू हमें क्या दिया है, 0, और फाई 2 की वैल्यू क्या है, 90। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा कॉस माइनस 90। अब हमें पता है कॉस माइनस 90 यानी कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अगर ये कॉस 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली आपको बचेगा क्या, a इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, 2 पैरेलल SHM is represented by the equation x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 centimeter and x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superimposed on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर 2 SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, पहला इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये हमें गिवन है। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या है, x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a निकालना है या r बोल सकते हो, और एपोक निकालना है। एपोक का मतलब होता है इनिशियल फेज। ठीक है, और हमारे पास इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। क्या, a1 a2 की वैल्यू चाहिए और फाई 1 फाई 2 की वैल्यू चाहिए। यानी दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमारे जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। वो इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो देखो, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। ठीक है, तो ये हमें a1 a2 की वैल्यू मिल गई। अब हम देखो, जब हम इसको साथ कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3, और फाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2
कॉस और ये क्या हो जाएगा phi1 माइनस phi2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करके इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर देखो क्या होगा, a इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब यहाँ पर कितना आएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैं डायरेक्टली इनका स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो a1 की जगह पर कितना आएगा 25 प्लस a2 की जगह पर कितना आएगा 9 प्लस 2 इंटू a1 क्या है 5, a2 कितना है 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस। कॉस के बाद यहाँ पर देखो phi1 की वैल्यू कितनी है पाई बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 60 माइनस और π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस, अब ये क्या होगा 5 2 10 और 3 हो जाएगा 30 cos 15 डिग्री। हमें पता है cos 15 की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉग टेबल बुक में जाना है, वहाँ पर जो नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट वाला जो कॉलम दिया होगा उसमें चेक करना है कि cos 15 डिग्री में यानी cos 15 का 0 में क्या वैल्यू मिल रहा है। तो जब आप देखोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा इसका, दैट इज़, पहले यहाँ पे लिख लो 34 प्लस 30 और इसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी cos 15 की वो कितनी मिलेगी 0.9659। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको किसकी मिलेगी cos 15 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए अगर आपको देखना नहीं आता है कि इसको देखते कैसे हैं, तो आप ना स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल या लॉग एंटी लॉग वाले अगर आप वीडियो वॉच करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसे भी कैसे निकालते हैं। इसे निकालना बहुत आसान है, मैं जल्द कोशिश करके एक नई वीडियो इसके ऊपर बना देता हूं कि हाउ टू फाइंड नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट एंड नेचुरल साइन। तो बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हो। फिलहाल आप क्या करो, जब नेचुरल कॉस में जाओगे आप, तो वहाँ पर जो पहला रो होगा वो किसका होगा, पहला कॉलम, इट विल बी रिलेटेड टू 2 डिजिट वैल्यू। तो आपको देखना है कि cos 15 कहाँ पर है और cos 15 में 0 देख लेना है, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0.9659। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 34 प्लस, अब इसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो हम 0 को ऐसे ही रखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 9 ज़ा 27 बैलेंस 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 कितना होगा 17 बैलेंस 1, 3 6 ज़ा 18 1 19 बैलेंस 1, 3 9 ज़ा 27 और ये क्या हो जाएगा 28 और फिर 1 2 3 4 के बाद डॉट है, तो 1 2 3 4 के बाद डॉट लगा दो आप। फिर हमें फाइनली करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो देखो क्या होगा, इट विल बी 779 पॉइंट, क्योंकि ये 0 का लिखे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा 8 और 4 कितना होता है 12, तो बैलेंस 2 और ये 2 बैलेंस कितना होगा 1 और ये 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो हमें इसका वैल्यू कितना मिला 62.977। अब हमें फाइनली करना क्या है, वी हैव टू सी द स्क्वायर रूट। अब आपको स्क्वायर रूट वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पर देखना है कि 62 में 9 के 7 में क्या वैल्यू है। देखो जो भी हमें स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल या लॉग एंटी लॉग मिलते हैं वो हमें पहले 4 डिजिट के ही मिलते हैं, तो आपको पहले 4 डिजिट ही कंसिडर करना है, 5th डिजिट या उसके बाद के डिजिट को लीव कर देना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वॉच कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं हम। सो देयरफॉर इसका जब हम रूट निकालेंगे तो फाइनली हमें आंसर इसका क्या मिलेगा 7.936 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया रूट ऑफ 62.977। तो इतना हमें क्या मिल गया इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एपॉक। एपॉक का मतलब क्या है, इनिशियल फेज। ठीक है, अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा साइन कॉस टैन हमें यूज़ करना है, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो हम इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा 5 sin phi1 की वैल्यू कितनी है, phi1 की वैल्यू है π/3, तो यहाँ पर रख देते हैं π/3 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा साइन phi2 की वैल्यू कितनी है π/4। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम नीचे भी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो क्या होगा देखो
a1 यानी 5 और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3, राइट, प्लस 3 cos पाई बाई 4। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें पता है साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है, साइन 60, और cos पाई बाई 3 का मतलब भी क्या है, cos 60, और इसका मतलब क्या है, cos साइन 45। सो देयरफॉर इनकी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स। अब आपको सेम प्रोसीजर करना है, क्या करना है, ये सबसे पहले 5 लेते हैं इनटू, अब आपको पता है ये साइन 60 है, राइट, तो आपको वही कॉलम में जाना है, कौन से कॉलम में, नेचुरल साइंस में जाना है और देखना है कि साइन 60 डिग्री में क्या वैल्यू है। तो जब आप साइन 60 डिग्री में वैल्यू देखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0.866, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 साइन, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7071, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, हमें बोर्ड एग्जाम के लिए लॉग टेबल बुक मिलेगा और उस लॉग टेबल बुक में ये सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो ऐसे कोई कैलकुलेशन होते हैं न्यूमेरिकल्स के होते हैं, वैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में वैसे भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू cos पाई बाई 3। अब cos पाई बाई 3 है मतलब कि क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको नेचुरल कोसाइन वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पर देखना है कि cos की 60 क्या वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0.5 प्लस यहाँ पर कितना है 3, और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है 0.7071, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें फाइनली क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30 बैलेंस 3, 5 6 ज़ा 30, ये 33 बैलेंस 3, 5 8 ज़ा 40 और ये कितना हो जाएगा 43, और फिर 1 2 3 के बाद डॉट लगा दो आप, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और दिन के बाद डॉट लगा दो, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 5 5 जा कितना होता है, ये हो जाएगा 2.5 प्लस, अब यहाँ पर भी आप करोगे तो कितना मिलेगा 21.213, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया इस वैल्यू को। ओके, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये 21 नहीं होगा, बेसिकली ये क्या होगा 2 पॉइंट होगा, ठीक है। ये कितना आएगा 2.213, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2.1213, 2.1213, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये 3 क्या है, 4th टर्म है, तो 3 को ऐसे ही रखेंगे और आप इसे नॉर्मल प्लस कर सकते हो। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, एंड देन 2 + 3 कितना होगा 5, राइट, और 1 + 3 कितना होगा 4, एंड देन 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो हमें क्या मिल जाएगा 6.4513 डिवाइडेड बाई। सो देयरफॉर इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर 213 ऐसे ही रख देंगे लास्ट में, और यहाँ पर क्या है 1 और 5, तो कितना हो जाएगा 6, और पॉइंट यहाँ पर क्या है 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई 6.4513 सो स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से वीडियो वहाँ पर क्या हो गई है, कट हो गई है यहाँ से इस पॉइंट से। तो मैं यहाँ से आपको आगे का बता देता हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया और मुझे पता भी नहीं चला है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, आप आसानी से समझ जाओगे। सो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है ना, जब मैंने 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 5 5 ज़ा ये मिल जाएगा, उसके बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप जब नॉर्मली ऐड करोगे तो ये कुछ ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो ये जो वैल्यू है इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें एंटी लॉग का स्टेप लगा दिया। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 6.4513 माइनस लॉग ऑफ 4.6213। अब हमें करना क्या है कि लॉग टेबल बुक से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग भी ले लेना है कि इसका लॉग कितना होगा और इसका लॉग कितना होगा। तो जो हमें इसका लॉग मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.8097 और इसका लॉग क्या मिलेगा 0.6647। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये आपका जो होगा दैट इज़ एंटी लॉग, और इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 7 से 7 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 0,
9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, और यहाँ पे 0 है तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 0.1450। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है कि एंटी लॉग लेना है। तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग में जाओगे और वहाँ पर देखोगे 14 में 5 का क्या वैल्यू, क्योंकि आगे तो 0 है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि 14 में 5 का क्या वैल्यू है। तो जब आप देखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.1396, ठीक है, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.1396। और देखो यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर +1 करते हैं, तो यहाँ पर पावर कितना होगा, 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.396। यस, अब आपको फाइनली क्या करना है, अब आपको tan इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मेरे पास वैसे लॉग टेबल बुक है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि आपको जाना है नेचुरल टेंजेंट में। नेचुरल टेंजेंट में जाने के बाद आपको देखना है कि 1.396 कहाँ पर, किस डिग्री पर लाई करेगा। तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, लेकिन हमें इसके क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी होती है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा दैट विल बी डेल्टा इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड 23 मिनट्स, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ये मिलेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप खुद भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको करना क्या है कि नेचुरल टेंजेंट में जाना है, और नेचुरल टेंजेंट में जाने के बाद वहाँ पर आप 54 डिग्री में 23 मिनट, यानी 54 डिग्री में पहले आप 18 मिनट वाले नीचे कॉलम में देखोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। उसको फिर आप क्या करो, जो मीन डिफरेंस में वहाँ पर 5 मिनट दिया है उसकी वैल्यू के साथ उसे प्लस कर दो। तो जैसे उसके साथ आप प्लस करोगे तो आपको समवॉट जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इसके क्लोजेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और बस वही वैल्यू को हमें यहाँ पर लिख देना है, और आपका आंसर कितना आएगा, 54 डिग्री 23 मिनट्स।